नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो मेरे साथ आज जो शख्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मध्य प्रदेश के वो डीएसपी संतोष पटेल हैं। लगातार सोशल मीडिया पे वो अपनी पे बैक टू सोसाइटी करते हुए वीडियोस में नजर आते हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, पहले तो मैं आपसे जानना ही चाहूंगी कि आपकी बहुत सारी हमने सोशल मीडिया पे स्टोरीज देखी, जिसमें बहुत सारा स्ट्रगल के बारे में आपने जो स्ट्रगल तय किया बचपन से लेके आप डीएसपी तक बनने का सफर कैसा रहा। स्ट्रगल एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जीवन में होता है। और संघर्ष मतलब बिना संघर्ष के कोई, मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेगा। बस संघर्ष का एक स्तर होता है, कोई कम संघर्ष करता है, कोई ज्यादा संघर्ष करता है। और खासकर जब परिस्थितियों से हम संघर्ष करते हैं वो बड़ा यादगार रहता है। जी। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ, मेरे कई दो लाइन लिखी थी कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। और कामयाबी की कीमत ज्यादा होती है जिसमें संघर्ष की होती है। जी। तो ये जब आपके स्टोरी में संघर्ष आता है तो लोग वैल्यू समझते हैं, उसको देखते हैं। लोग को रिलेट करते हैं अपने आप से कि हम भी इसी तरह जीवन जी रहे हैं, हम भी सफल हो सकते हैं यदि वो कर सकता है। तो मैं वैसे ही, मेरा नाम संतोष पटेल है। मैं जी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का रहने वाला हूँ। पन्ना जिले में अजयगढ़ तहसील है, वहां से लगभग एमपी यूपी के बॉर्डर में मेरा गांव है, छोटा सा। जी। और हम लोगों ने बचपन से ही जंगल के किनारे रहकर, जो हमारे दादा लोग थे, पिताजी लोग थे, तो जंगल से जो आय होती थी उसी से उनका जीविकोपार्जन चलती थी। तो हम लोग भी वही करते थे बचपन में। आज मैंने हमारे यहाँ स्कूल चले अभियान भी चल रहा है। जी। एक मैंने अच्छा काम किया, बच्चों के जो छोटे छोटे आदिवासी बच्चे रहते हैं जो 8 साल 9 साल के, जी। या तो स्कूल गए ही नहीं है या गए हैं तो उनने पढ़ाई छोड़ दी। वो जी। जंगल लकड़ी लेने जाते हैं। तो आज मैंने एक दो बच्चों को, लकड़ी ले जा रहे थे सर पे बोझ पे, तो उनको रोक कर फिर मैंने यूनिफॉर्म पहनाई सड़क पर ही, और फिर उनको बैग दिया, मैं साथ में लिए था, जी। जी। उनको स्कूल लेकर गया। तो हम लोग भी बचपन में जाते थे, लेकिन हमारे पिताजी और माताजी, उनको मालूम पड़ गया था कि शिक्षा का प्रभाव क्या होता है। तो उनने हमें शिक्षा की ओर प्राथमिकता दी। चलिए, जो ये भी तो घर ये तो पेरेंट्स का सवाल है कि पेरेंट्स शिक्षा देना चाहते थे बच्चे को, और मुझे लगता है हर माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देना बेहद जरूरी समझता है। लेकिन मेरा सवाल है कि संतोष पटेल, वो मासूम बच्चा जिसकी आंखों में वो सपना था कि बचपन से लेके स्कूल के दरवाजे से लेके डीएसपी बनना है, ये ख्याल कैसे आया। ये वैसे तो मैं सही बताऊं तो कोई डीएसपी का कोई ऐसा ख्याल नहीं था, क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं थी कि फिल्म देखा हो तो पुलिस वाला या आर्मी मैन बनने का थोड़ा सा ख्वाब आता है बच्चों में। जी। और सिर्फ ये था कि हम पढ़े, एक अच्छी नौकरी मिले। और नौकरी की तलाश में हम निकले थे घर से। और फिर जब पढ़ते गए तो फिर लगा कि अच्छी नौकरी हो सकती है वर्दी वाली, जिसमें हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप मतलब कम संसाधन में अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। तो पढ़ाई शुरू की जब हम गांव में पढ़े 8वीं तक। इसके बाद पन्ना जिले में पढ़ाई की। फिर पढ़ते पढ़ते जब 12वीं के बाद पता चलता है ग्रेजुएशन में क्या करें, तो जी। हमारे पास कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं था कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। लेकिन हमें ये पता था कि हमने मैथ्स ली तो आसानी से हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए। जी। तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर दिया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया तो इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग के बाद घर वालों का कहना था कि भैया आके घर बैठ जाओ, नौकरी वोकरी लगी नहीं आपकी, आपने कुछ किया नहीं। हम थोड़ा सा वहां पर डाइवर्ट हो गए थे, गुमराह हो गए थे, नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे थे। जी। हमें लगा कि कुछ पैसे अर्निंग करते जाएं पढ़ाई के दौरान तो माता पिता का बोझ कम होगा। लेकिन वो बोझ कम नहीं हुआ, हम और बड़े बोझ बन गए उनके लिए। तो ये उनने तो वापस बुला लिया। ये तो हाँ आपका जी जी, संघर्ष बताएं। की कहानी रही, लेकिन संघर्ष के बीच में एक ऐसा भी दौर आता है जब गरीबी बेबसी का भी मजाक उड़ाया जाता है, कहीं ना कहीं निराशा का भी हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे दौर से गुजरे होंगे आप।
बिल्कुल, ये तो जीवन का बहुत बड़ा अंग है। अगर जो इस दौर से गुजर गया तो समझिए वो बहुत आगे बढ़ गया। जी। ये मतलब ऐसा समय होता है कि अपने लोग भी जो टांग खींचने वाले आते हैं ना, जैसे जी। तो वो मतलब इतनी बड़ी बात है कि मैं इसी की बात आपको बताता हूँ। मैंने संकल्प लिया था सन 2015 में कि जब तक मेरा पीएससी नहीं निकल जाएगा, लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। जी। मेरी दाढ़ी लगभग कितनी हो गई थी, 3-4 इंच की। जी। और मैं पीली एक टी शर्ट ले ली थी मैंने, तो वो पहना करता था। तो लोग मेरे को मजाक उड़ाया करते थे, बोले साधु बनने जा रहे हो, और बोले ये ऐसी थोड़ी नौकरी मिल जाती है पीएससी, और ये कोई किया नहीं हमारे क्षेत्र में और हमारे समाज में, किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ था अभी तक। तो वो एक हमारे लोग ही बोलते थे, बोले जोकर बनना है क्या। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते थे जो कि मन को मतलब व्यथित करते थे, लगता था ये अपने ही लोग हैं। लेकिन मैं ये सोचता था कि इनने कभी देखा ही नहीं इससे ज्यादा, इसलिए ये कमेंट्स कर रहे हैं। यदि कोई हमारे यहाँ पीएससी सिलेक्टेड व्यक्ति कमेंट्स करता, तो मैं ये समझता कि वो गलत सोच वाला है, वो मेरे से जलन है उसके मन में, इसलिए वो ऐसा बोल रहा। लेकिन जो किसान आदमी जिनने कभी मास्टर के अलावा किसी को और बड़ी नौकरी में जाते नहीं देखा, वो अगर कमेंट्स कर रहा है, तो मुझे लगा ये हर एक समाज में होता है, प्राकृतिक स्वभाव है। इसलिए मैं उन चीजों को इग्नोर करता था, अपना काम करता था, अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। और सबसे विशेष यही जरूरी है कि आप इन चीजों से डरे नहीं, क्योंकि यही हमें ऐसी नेगेटिविटी होती है जो हमारा मतलब पूरा हौसला तोड़ देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। एक वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि आपने एक बिस्किट खा के भी बहुत लंबा संघर्ष किया, 3 घंटे तक आप ईंट ढोने का भी काम करते थे। कैसा मोमेंट था वो जब आप डीएसपी बनने के बाद अपनी माँ से मिले? बिल्कुल ये सच है। हम लोग जिस परिवेश में हुए हैं, तो मतलब अ, चाय या शक्कर और मतलब गेहूं की रोटी हमें तब खाने को मिलती थी जब कोई मेहमान आता था। जी। मतलब हमने देखा, ऐसा नहीं, ये आपके भी शायद और पूर्वजों ने देखा हो जो गांव में रहे होंगे। जी। तो मुझे भी दिन याद है कि हमारे परिवार में ज्वार की रोटी बना करती थी, लेकिन हमारे परिवार में दो हिस्से थे। मतलब थोड़ा सा कोई आगे संपन्न हो जाता है, कोई थोड़ा समय के बाद हाथ निकलता है। जी। तो उनके यहाँ घर बनता था, तो बन रहा था, तो वो ईंट वगैरह बुकानी पड़ती है। तो वो चाय की लालच में हम लोग ईंट देते रहते थे 3-4 घंटे। हमें ये एहसास नहीं था कि हम मतलब क्या कर रहे हैं। हम तो उस खुशी में देते थे कि चाय पिला दी इनने, बिस्किट खिला दिया। वो चीज क्योंकि मिलती नहीं थी उस समय, हम लोगों को जो शक्कर मिलती थी, तो जो टीडीएस के माध्यम से मिलती थी उस समय, तो वो शक्कर मिला करती थी, तो वो 1 महीने तक चलती नहीं है। बड़ा लिमिटेड और मतलब मुसीबतों में जीवन था। फिर जब हम मैं डीएसपी बना, तो ये बिल्कुल माँ के मेरे एहसास थे, और बड़ा मुझे बहुत फील होता है कि ऐसी माँ सभी को मिले। मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई में एक अनपढ़ माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। पे बैक की मेरा ये सोसाइटी मानना का। है कि जी। पे बैक टू सोसाइटी का आइडिया कैसे आया कि आप डीएसपी बन गए? आराम से रहिए, क्या जरूरत है लोगों को समझाने की, क्या जरूरत है लकड़ी ले जाते हुए बच्चों को स्कूल के दरवाजे दिखाने की? आप अपनी ग्रोथ कीजिए। ये तो देखो, जानवर भी कर लेता है, उसको घास डाल दो तो वो खा लेता है अपना, और फिर गोबर कर देता है, फिर अगले दिन खाता है, गोबर कर लेता है। हम एक इंसान है, और शायद मैं तो ये बोलता हूँ, मैं ज्यादा ये नहीं बोलता, कि शायद उन लोगों ने जो आगे सफल हो चुके थे मुझे मोटिवेट नहीं किया होता, मुझे नहीं बताया होता, तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। जी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया। 2015 में एक मैंने सुसाइड नोट लिखा था। हालांकि मैं सुसाइड नहीं करता, इतना कमजोर नहीं था, लेकिन ये लिखा ऐसा था दौर मैंने। आता है, विद्यार्थी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है। हाँ, जो संघर्ष जब कर रहा था कि मैं क्या, तो मुझे याद है कि उसी दिन मेरे ही गांव के एक व्यक्ति जो 3 बार पीएससी दे चुके थे, जी। उनने मुझे मोटिवेट किया कि बोले तुम क्या कर रहे हो, ये सब पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो, पीएससी की तैयारी करो, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उन्हें मेरी क्षमताएं मालूम थी। जी। अब विश्वास नहीं मानेंगे, अब मैंने उसी समय फिर 2-4-10 दिन बाद तैयारी करना शुरू किया था। और आज वो मेरे मतलब वो पीएससी नहीं निकली उनकी, लेकिन प्रोफेसर जरूर वो बन गए हैं। लेकिन मैं उनके कहने पर 1 साल बाद डीएसपी बन गया था। जी। तो यदि मुझे किसी ने मोटिवेट किया, पढ़ाया, मेरा हौसला अफजाई की, उसकी बदौलत मैं डीएसपी बन सकता हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूं
जिन्हें ये मालूम नहीं कि शिक्षा और अशिक्षा में क्या अंतर है। जी। मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि आप अनपढ़ घर में पैदा हुए, आप अनपढ़ रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन आपके बच्चे अनपढ़ रहें तो ये किसी अपराध से कम नहीं है। जी। मेरा ये उद्देश्य है कि यदि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और वो पढ़ाई समझने लगेंगे तो आज के समय में कोई भी चीज है, कोई भी काम है, हर एक चीज की वैल्यू तभी है जब वो कागज में है, लिखित में है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है या वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ये संभव है। अगर आप पढ़ भी नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना अस्तित्व बना पाएंगे। जी। मैं इसलिए बच्चों को और जो ऐसे लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही जरूरतमंद पिछड़े लोग हैं। हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, मैं सभी को प्रयास करता हूँ करने का, इस जी। उद्देश्य से कि शायद एक व्यक्ति की जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी दुआएं मिलेंगी, शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूं। एक सवाल मेरा है, अब ये पर्सनल तौर पे भी आप ले सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में मैंने वेबसाइट पे आपका पढ़ा कि आप जब शादी करने के लिए गए तो साइकिल पे दुल्हनिया लेने गए। कर्म कांड में आप ज्यादा नहीं है, क्या कहना चाहिए? कर्म कांड को साइड रखना चाहते थे कि आप सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते थे? मैं तो मेरा सोसाइटी को संदेश देना रहता है, कोई भी चीज है। जी। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि समाज को संदेश मिले कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे शादी, मेरी शादी में ज्यादा मैंने वैसा खर्च नहीं किया था। तड़क धड़क में ना तो वो लेके गया था, क्या बोलते हैं, बग्गी वग्गी होती है ना, ये सब शादी में ये सब नहीं था। और ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, सिंपल एक पालकी थी जो पहले चला करती थी। और खजूर की एक मोर होती है, पगड़ी भी नहीं थी वो वाली जो आजकल आर्टिफिशियल बनती है। और बहुत सारी चीजें थी। फिर पूजा करने जानी थी, मात जो हमारे पूर्वज थे उनके यहाँ चढ़ाने जाना था पान बतासा, तो मैं उसमें हम लोग साइकिल का उपयोग किया था। एक संदेश देना था कि जरूरी नहीं है, क्या होता है कि हम लोगों की शादी देखकर बहुत से लोग नकल करते हैं। जी। जी। मैंने देखा है, होता है कि अरे उसकी शादी में ये मिला तो हमें भी मिलना चाहिए, उसने इतनी अच्छी शादी की, उसने इतनी गाड़ियां गई, 50 गाड़ी उसकी बारात में गई, तो बोले मैं भी 50 नहीं, 51 गाड़ी लेकर जाऊंगा। अब जी। उसके पास तो थी उसकी औकात 50 गाड़ी की, तो वो तो ले गया, आपके पास नहीं ना, आपने कर्जा लेके दिया, वो कर्जे का जो दुष्प्रभाव भविष्य में देखेगा वो बहुत गलत होता है। तो जी। मैंने एक संदेश देने के प्रयास किया था कि शायद लोगों को मैसेज जाए कि वैल्यू सिर्फ ऐसा नहीं कि तड़क भड़क और बड़े पैसे खर्च करके शादी करे तभी है। मेरी कम पैसे के खर्च में शादी हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुई थी, लोगों को पसंद भी आई थी। जी। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ मोटिवेट होना चाहते हैं, जो हताश भी हैं, निराश भी हैं? मुझे लगता है वो आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। युवा शब्द बहुत अच्छा है, इसको अगर हम उल्टा करें तो वो युवा का उल्टा वायु होता है। और आपने भी शायद कहीं पढ़ा होगा, वायु मतलब एक पवन, इतना वेग होता है उसमें, जब वो चलती है हवा तो अच्छे अच्छे पहाड़ों को हिला देती है, पता नहीं कहाँ क्या तूफान ला देती है। तो ऐसी युवा शक्ति है। तो युवा और नारी, मैंने कोई लिंग नहीं समझता, मैं एक शक्ति समझता हूँ कि ये दो एक शक्तियां हैं भारत देश की या किसी विश्व की, ब्रह्मांड की। और ये शक्ति अगर सही जगह पर सही संस्कारों का उपयोग करके और एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य को, अपने परिवार के, समाज के, राष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, तो एक बेहतर युवा, एक अच्छा कामयाब इंसान जरूर बनता है। मैं स्वयं को भी इस बात पे हमेशा बोलता हूँ कि मैंने भी जब, मुझे युवा अवस्था क्या रहती है, बहुत ज्यादा इसमें गुमराह होते हैं लोग। जी। और सबसे ज्यादा मतलब आकर्षण पैदा होता है, पता नहीं किसी भी तरह का हो सकता है, धन का हो सकता है, स्त्री का हो सकता है, किसी, इन चीजों से हम संभल कर अपने लक्ष्य के प्रति आकर्षित होकर रहेंगे तो हमें जल्दी कामयाबी मिलती है। मेरा युवाओं को यही मैसेज है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग सही जगह करें, ना कि गलत जगह। एक और आखिरी सवाल कि किस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे यूथ की बात करें, हम बच्चे हों, वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी आपका एक वीडियो देखा था कि कांवड़ यात्रियों को आप एजुकेशन की तरफ मोटिवेट कर रहे थे। आपने धर्म का विरोध नहीं किया था, आपने एजुकेशन की तरफ उनको मोटिवेट किया। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने मार्ग से भटक जाते हैं।
नशा तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन नशा बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल विपरीत हूँ, क्योंकि जी। नशे के कारण मैं मुझे मालूम है कितना नुकसान होता है। मेरे सगे फूफा जी हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होता है ये सिंपल 30 सेकंड में बता रहा हूँ। जी। लगभग 11 मार्च दो हाँ, होली के आसपास 11 मार्च 2023 को एक्सीडेंट, बाइक चला रहे थे, शराब पिए थे, हेलमेट लगाए नहीं थे, कोई ने एक्सीडेंट नहीं किया। सामने ब्रेकर आया, उससे वो गिर गए। गिरने के बाद सर पे कोई चोट नहीं दिखी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर सा महसूस हुआ, कहीं से खून नहीं निकला। बेहोश रहे 3 दिन तक, ग्वालियर लाया गया, ग्वालियर में एडमिट किया, मैंने स्वयं इलाज कराया। मैंने जी। पर्सनली अपने स्तर पर बड़े से बड़े, आज 4 महीने हो गए, अभी भी सही नहीं हुई हड्डी, आज भी मतलब उनकी फ्रैक्चर है और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। परिवार में एक ही व्यक्ति थे जो आय का साधन था, स्वयं कमाते थे, अब कोई नहीं बचा। मुझे लगता है अगर आज इस स्थिति में हमारा वो परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, और सिर्फ वो बस परेशान नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ परेशान हूँ। हमारे उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, हम लोग सब लोग को लगता है कि जल्दी सही हो जाए, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक नशे की बदौलत कितना पूरा रिश्तेदार, समाज, परिवार व्यतीत हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो नशा बहुत बुरी चीज है, नशे से बिल्कुल संभल कर रहे हैं। ये मतलब समझ लो, नशा मतलब बोलते हैं ना, नाश की जड़ है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नुकसानदेही है, और खासकर युवाओं को यही मेरा निवेदन भी है कि नशा से बच कर रहे हैं। जी। एक और सवाल, नेशनल दस्तक पर किसी गेस्ट को बुलाया जाए और बहुजन महापुरुषों की बात ना हो, बहुजन महापुरुषों की अगर बात करते हैं तो आपके जीवन में किस महापुरुष का ज्यादा इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ा, जिससे आप इतना पे बैक टू सोसाइटी के जरिए कंसर्न दिखाते हैं? मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ा था। जी। और उनने भी जब मतलब ग्रेजुएशन की थी, तो किसी महाराजा ने उनकी फीस पे की थी। जी। तो उसके बाद उनने पढ़ाई की, और जिस तरह से वो जिस समाज जहाँ से निकले, वो मैं देखता हूँ कि यार उस समय कितना विपरीत परिस्थितियां थी। न जब स्कूल हुआ करते थे, अंग्रेजों का समय था, देश गुलाम था, फिर उसके बाद भी अगर वो पढ़ गए और यहाँ तक पहुंचे, हमारे लिए तो आज स्कूल में खाना मिलता है, किताबें मिलती हैं, ड्रेस मिलती है, मास्टर साहब, मास्टर टीचर पढ़ाने आते हैं। नहीं पढ़ाने आते तो शिकायत करने के लिए 181, 100 नंबर, पता नहीं कितनी कितनी चीजें, सुविधाएं हैं। इसके बाद हम नहीं कर पाए तो हम, मैं तो अपने आप को यही कहूंगा कि मूर्ख हैं हम लोग, अगर इसके बाद भी कामयाब नहीं हो सके। तो मैं बहुत ज्यादा उनसे प्रेरित हूँ, और हमेशा उनकी जो कहानी है उससे सीखता हूँ कि मैं अभी और संघर्ष करूँ और मेहनत करूँ तो बहुत आगे जा सकता हूँ। नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो बस यही मेरा संदेश है सभी को कि हमेशा ऐसा काम करें जो राष्ट्र हित में हो, और अब पहले स्वयं के हित में हो, परिवार के हित में हो, समाज के हित में हो। और एक मैं दूसरों को संदेश मिले कि आपके कार्य से लोग प्रेरणा लें और वो भी आपकी तरह बनना चाहें। जी। तो सभी को मेरा यही संदेश है कि बेहतर करें, ताकि बेहतर भविष्य का निर्माण हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जी। ये थे डीएसपी संतोष पटेल, और इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं अपनी वीडियो को एक आखिरी लाइन से खत्म करना चाहूंगी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।